नमस्कार साथियों, मैं मिंटू सिंह आपका स्वागत करता हूं विज़न एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। देखिए, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब लगभग सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे कोई भी स्टूडेंट है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या स्टडी कर रहा है, सबके लिए फ्रेजल वर्ब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये कॉमन सा टॉपिक है जो कि बड़ा ही मुश्किल लगता है और बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन अपने इसको बड़े इजीली करेंगे और सारे के सारे फ्रेजल वर्ब आपको याद हो जाएंगे। आपको फ्रेजल वर्ब में कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम फ्रेजल वर्ब। सबसे पहले क्या आपको बता दूं फ्रेजल वर्ब होते क्या हैं। डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे कि ए से फ्रेजल वर्ब, ब्रेक से फ्रेजल वर्ब स्टार्ट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पहले आपको समझाऊंगा कि फ्रेजल वर्ब होते क्या हैं, कैसे उनको यूज करना है, फिर करेंगे अपने प्रैक्टिस। देखिए, the use of verb with preposition and adverbs to obtain different meaning। अगर हम verb को with preposition या adverb के साथ यूज करते हैं और उससे एक नया मीनिंग मिल जाता है तो उसको हम फ्रेजल वर्ब बोल देते हैं। एक्चुअल में फ्रेजल वर्ब होता क्या, एक तरह की वर्ब ही है। सेट और केयर, ये दो वर्ब हैं, इनके साथ कोई प्रीपोजिशन या कोई एडवर्ब लगा दिया जाता है तो क्या है कि एक नया मीनिंग दे देते हैं। इसी को हम फ्रेजल वर्ब कह देते हैं कि जब वर्ब, ठीक है, इसको पार्टिकल भी बोल देते हैं, ठीक है, इसको पार्टिकल भी बोल देते हैं और ये प्रेपोजिशंस हैं। तो किसी पार्टिकल के साथ मिलकर, किसी प्रेपोजिशन या एडवर्ब के साथ मिलकर अगर कोई वर्ब एक नया मीनिंग दे रही है तो उसको हम फ्रेजल वर्ब बोलेंगे। एक फ्रेज की तरह वर्ब यूज हो रही है, इसलिए उसको फ्रेजल वर्ब कह देते हैं। तो क्लियर है, समझ आया फ्रेजल वर्ब होता क्या है कि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, एडवर्ब या कोई भी पार्टिकल लगकर एक नया मीनिंग बन रहा हो तो हम उसको फ्रेजल वर्ब कह देते हैं। देखो, इसके कुछ रूल्स होते हैं फ्रेजल वर्ब को यूज करने के। पहले हमें पता होना चाहिए कि ये फ्रेजल वर्ब कैसे यूज करनी है, ठीक है, क्योंकि हमारे माइंड में अगर ये फिक्स हो जाए कि फ्रेजल वर्ब तो इकट्ठी होंगी, तो इकट्ठी यूज होंगी, तो हम क्वेश्चन गलत कर सकते हैं कि फ्रेजल वर्ब वर्ब प्लस प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन वर्ब के साथ ही आएगा। ऐसा नहीं है। देखिए, आप फर्स्ट रूल आपने ये ध्यान रखना है, पहली बात ध्यान रखनी है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर यूजली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एक्सप्रेशन आफ्टर द वर्ब और बिफोर द पार्टिकल। सब्जेक्ट, फ्रेजल वर्ब और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नाउन या कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस की, उसमें यही होता है। अब वर्ब की जगह हम यूज करेंगे फ्रेजल वर्ब तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा। देखिए कैसे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, बस इतना ध्यान रखना है आपको। वर्ब कौन सी, अपनी फ्रेजल वर्ब है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ओके, आफ्टर द वर्ब और बिफोर द पार्टिकल। जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद भी आ सकता है और पार्टिकल से पहले भी आ सकता है, ठीक है। देखो कैसे आपको क्लियर होगा। ही पुट आउट द कैंडल, ही पुट आउट द कैंडल। पुट आउट एक फ्रेजल वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट, वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये रहा, ये ऑब्जेक्ट आ गया। कई बार ऐसे भी लिखा होता है, ये भी रॉन्ग नहीं है, ये भी राइट है। ही पुट द कैंडल आउट, ही पुट द कैंडल आउट। अब इस बात की कंफ्यूजन में मत रहना कि पुट आउट द कैंडल ही सही है, पुट द कैंडल आउट गलत है। नहीं, ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि बिफोर द पार्टिकल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल से पहले भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ एक्सप्रेशन आफ्टर द वर्ब और बिफोर द पार्टिकल। मतलब वर्ब के बाद होना चाहिए, बस वर्ब के बाद होना चाहिए, पार्टिकल से पहले आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टिकल के बाद भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, फ्रेजल वर्ब, वर्ब प्लस पार्टिकल दोनों हैं, उसके बाद द कैंडल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये भी सही है। ही पुट द कैंडल आउट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और पार्टिकल से पहले आ रहा है, तो ये दोनों कंडीशन में फ्रेजल वर्ब सही है। पहले तो ये कंसेप्ट अपने माइंड में क्लियर कर लेना, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए, प्रोनाउंस आर मोर ऑफन यूज्ड आफ्टर वर्ब और बिफोर प्रीपोजिशन सच ऑफ, ऑन, अप, डाउन, इन, आउट, अवे। कोई भी प्रोनाउन आप यूज कर रहे हैं, कोई भी प्रोनाउन आप यूज कर रहे हैं तो वो भी इसी कंडीशन में यूज होगा। इस कंडीशन में वर्ब के तो बाद होगा और प्रीपोजिशन के पहले होगा। कौन सी प्रीपोजिशन है, ये वाली,
मोस्टली ये वाली प्रीपोजिशन से पहले कोई भी आप प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो प्रोनाउन जो आएगा वर्ब के तो बाद आएगा, प्रीपोजिशन से पहले आएगा। कहने का मतलब फ्रेजल वर्ब की जो फ्रेजल वर्ब है उसकी मेन वर्ब और उसके प्रीपोजिशन के बीच में आएगा प्रोनाउन। कैसे? शी ब्रॉट हिम अप, ब्रिंग अप से ब्रॉट अप बना है, तो शी ब्रॉट हिम अप ये प्रोनाउन है, ये वर्ब के तो बाद आया और पार्टिकल के पहले आया। इस बात को ध्यान में रख लेना। मोर ऑफन यही होता है कि प्रोनाउन जो होते हैं वर्ब के बाद और पार्टिकल के पहले आते हैं, मतलब प्रीपोजिशन के पहले आते हैं, दोनों के बीच में एडजस्ट होते हैं। कुछ अपवाद हैं इसके, कुछ अपवाद क्या है कि जो अनस्प्लिट वर्ब है, जिन वर्ब को अलग अलग यूज नहीं किया जा सकता, स्प्लिट नहीं किया जा सकता, जैसे ये स्प्लिट हो गया, ब्रिंग अप को अपने स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब ब्रिंग को अलग अप को अलग लिख सकते हैं। लेकिन कुछ वर्ब्स होती हैं जो अनस्प्लिट हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते, जैसे कि अकाउंट फॉर, लुक आफ्टर, लुक फॉर, कॉल एट, कॉल ऑन, ये क्या अनस्प्लिट वर्ब है, इनको हम अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ जो प्रोनाउन है लास्ट में ही आएगा, इस वर्ब के बाद ही आएगा, इनके बिल्कुल लास्ट में आएगा। मोस्ट ऑफन प्रोनाउन कहाँ आता है? दोनों के बीच में आता है। लेकिन कुछ अपवाद हैं, अपवाद ये है कि कुछ अनस्प्लिट फ्रेजल वर्ब हैं, अनस्प्लिट वर्ब्स हैं, उनके लास्ट में आएगा। तो दूसरा रूल, प्रोनाउंस का रूल याद रखना है आपने कि प्रोनाउन कहाँ पे पुट करना है, ठीक है। फर्स्ट रूल ऑब्जेक्ट का था, ऑब्जेक्ट पार्टिकल से पहले आता है, ठीक है, और पार्टिकल के बाद भी आ सकता है, ये दोनों चीज़ें सही है। दूसरा प्रोनाउन का है, प्रोनाउन कहाँ आएगा वो मैंने आपको बता दिया। तीसरा रूल देखिए, इंट्रांजिटिव एक्सप्रेशन डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट आफ्टर फ्रेजल वर्ब। इंट्रांजिटिव होते ही वो हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ रहा होता, ठीक है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फ्रेजल वर्ब पर सेंटेंस खत्म हो जाएगा। जैसे मैं कहूं शी लाफ्स, ठीक है, लाफ्स क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस बन रहा है अपने आप में। तो वैसे ही फ्रेजल वर्ब के बाद इंट्रांजिटिव एक्सप्रेशन में ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे सडनली द मीटिंग ब्रोक अप, टर्मिनेट हो गई, समाप्त हो गई, ब्रेकअप हो गई, तो मीटिंग समाप्त हो गई, तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल लास्ट में फ्रेजल वर्ब लगा हुआ है। तो मैंने ये आपको बताया फ्रेजल वर्ब लगाने के तरीके की कहाँ कहाँ लगा हो सकता है, किस तरह के सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब कैसे आएगा। एक तो प्रोनाउन का रूल है, प्रोनाउन के बीच में आएगा, प्रोनाउन बीच में आएगा फ्रेजल वर्ब के, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है, सही है। और इंट्रांजिटिव एक्सप्रेशन के लास्ट में फ्रेजल वर्ब आएगी और उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर है? ये हैं कुछ रूल्स फ्रेजल वर्ब के। फ्रेजल वर्ब क्या है? अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब। पहले अल्फाबेटिकली करेंगे, ए से बी से, जैसे भी है अच्छे से करेंगे। इनको क्या स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए देखते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब। आपको बता दूं कि जो वीडियोस मैं बना रहा हूं उसमें मैं सिर्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स उठा रहा हूं और जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आस्क आउट, आस्क आउट, इनवाइट ऑन अ डेट। देखिए आस्क मैंने पूछना होता है और आउट बाहर, अपने याद करना है, सिर्फ अपने को याद करने से मतलब है आस्क आउट, किसी को बाहर बुलाना, डेट पर बुलाना। तो आस्क आउट, कोई घर से बाहर आएगा तो डेट पे आएगा ना, घर के अंदर बैठा बैठा कैसे आ जाएगा, तो याद हो जाएगा। आस्क आउट का मतलब है घर से बाहर बुलाना, या इनवाइट ऑन ए डेट, इसको इनवाइट ऑन ए डेट याद रखेंगे। वो सिर्फ मैंने आपको एक मेमोराइज करने के लिए तरीका बताया कि घर से बाहर आएगा तो डेट पे आएगा ना। तो रोहन आस्क हर आउट ऑन अ डेट, रोहन ने उसको डेट के लिए बुलाया, तो घर से बाहर बुलाया, ठीक है। आस्क आउट, आउट मैंने बाहर होता है, तो आस्क आउट का मतलब इनवाइट ऑन अ डेट। ओके, क्लियर है कंसेप्ट। नेक्स्ट है आस्क फॉर, मांगना, किसी चीज को पूछना, रिक्वेस्ट करना किसी चीज के लिए। फॉर का मतलब होता है के लिए। अब जब भी कोई हमसे कोई मांगता है कुछ, तो कोई चीज़ ही मांगता है, किसी चीज़ के लिए हमसे पूछता है कि भाई यूज़ कर लूँ इसको, मैं इसको ले लूँ, तो आस्क फॉर होता है रिक्वेस्ट फॉर,
किसी चीज़ के लिए विनती करना या मांगना किसी से, जैसे बेगर्स आस्क फॉर आर्म्स ऑन द रोड, आस्क फॉर मांगना या रिक्वेस्ट करना। वो रिक्वेस्ट करते हैं, ज़बरदस्ती नहीं कहते कि मुझे दो चाहिए, आपसे विनती करते हैं कि आप दे दो। तो आस्क फॉर होता है रिक्वेस्ट फॉर, एंड आस्क आफ्टर पूछना, लेकिन आफ्टर बाद में, मेरे सामने मेरे बारे में नहीं पूछना, जब मैं चला जाऊंगा उसके बाद मेरे बारे में पूछना, मतलब इंक्वायर करना। मैं सामने खड़ा हूं तब तक कुछ नहीं पूछा, जब मैं चला गया किसी और से मेरे बारे में पूछना, या मैं नहीं पहुंचा तो पूछा किसी ने कि भाई वो ठीक तो है, आया क्यों नहीं, ठीक तो है। आस्क आफ्टर का मतलब किसी के जाने के बाद पूछ लेना, या कोई आया नहीं है, सामने मौजूद नहीं है, उसके बारे में पूछ लेना। तो दो मीनिंग है इसके, इंक्वायर आफ्टर और आस्क द वेलफेयर। तो किसी के जाने के बाद या कोई सामने मौजूद नहीं है उसके बारे में पूछना या उसका हालचाल पूछना। ठीक है, क्लियर है? आस्क आफ्टर क्लियर हो जाएगा आपको। तो आई मेट योर ब्रदर एट द पार्टी, ही आस्क्ड आफ्टर यू, उसने तुम्हारे बारे में पूछा था मुझसे, तुम मौजूद नहीं थे इसलिए तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ लिया, मतलब उसका भाई है तो उसका वेलफेयर पूछ रहा है। ठीक है, उसके बारे में कोई जानकारी भी लेनी है तो भी आस्क आफ्टर है। ठीक है, वो बंदा तेरे बारे में पूछ रहा था। ठीक है, ही वॉज आस्किंग आफ्टर यू, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, ही वॉज आस्किंग आफ्टर यू। तो किसी के बारे में जांच पड़ताल करना, इंक्वायर करना या किसी का वेलफेयर पूछना, दोनों के लिए आस्क आफ्टर वर्ड लगता है। आफ्टर जाने के बाद होता है और जाने के बाद पूछना, इंक्वायरी करना ही होता है। क्लियर है? आस्क ओवर, इनवाइट टू वंस होम, किसी भोजन पर बुलाना, चाय पर बुलाना, आस्क ओवर। कहते कि हमारे घर में पार्टी है, पार्टी में आना, आपके लिए चाय पानी का प्रबंध किया है, चाय पानी पर आना। ठीक है, डिनर पर आना। तो किसी चीज़ पर, किसी ओकेजन पर या घर पर बुलाना, किसी को इनवाइट करना। ठीक है, तब कह देते हैं आस्क ओवर इनवाइटेड टू वंस होम। ठीक है, कोई बंदा किसी को इनवाइट करता है अपने घर में या कोई बंदा इनवाइटेड होता है किसी घर में, तो वो है आस्क ओवर। ठीक है, उसको किसी चीज़ पर, किसी उपलक्ष्य पर बुलाया गया है, नाश्ते पर बुलाया गया है, लंच पर बुलाया गया है, डिनर पर बुलाया गया है। तो दे आस्क मी ओवर फॉर अ डिनर एट देयर होम, दे आस्क मी ओवर फॉर ए डिनर। ओके, ये प्रोनाउन है, बीच में आ रहा है। तो आस्क ओवर है घर पर किसी को बुलाना, नाश्ते पर, खाने पर, चाय पर, कैसे भी बुलाना है तो आस्क ओवर होता है। तो समझ आए ये चारों। नेक्स्ट है अकाउंट फॉर, किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन देना, किसी चीज़ का कारण, ठीक है, उसका लेखा जोखा बताना, आंसर देना। अकाउंट लेखा जोखा होता है। ठीक है, और किसी चीज़ का लेखा जोखा बताना, कहने का मतलब उसको एक्सप्लेन करना कि भाई एक अकाउंट रखते हैं ना, कि पूरा हिसाब रखते हैं कि इस पे कितना लगा, इस पे कितना, उसको कह देते हैं लेखा जोखा। और किसी चीज़ की पूरी एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है, एक्सप्लेन द रीज़न, उसका कारण बताना कि ये कम ज़्यादा कैसे हुआ, तो अकाउंट फॉर हो गया। किसी चीज़ का लेखा जोखा बताना या किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। देखो वर्ड्स पर मत जाना, मैं सिर्फ समझाने के लिए ये वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, लेखा जोखा रखना या ऐसा। इसका मीनिंग अकाउंट फॉर है एक्सप्लेन द रीज़न, आपको याद रह जाए इसलिए मैं लेखा जोखा बोल रहा हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन द रीज़न, किसी बात का कारण एक्सप्लेन करना, क्योंकि फ्रेजल वर्ब जो है ना कंफ्यूज कर देते हैं। अगर ये बातें आपको याद रह जाएंगी तो फ्रेजल वर्ब याद रह जाएंगे। तो आई कांट अकाउंट फॉर हिज लेट कमिंग, वो देरी से आता है, मैं उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, मुझे उसका कारण नहीं पता है और ना मैं कुछ उसके बारे में बता सकता हूँ क्योंकि उसका रोज़ाना का काम है। तो मैं उसका रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि उसके खुद के रीज़न रोज़ाना चेंज होते हैं। तो ये ए से स्टार्ट होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब थे। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और फिर अपने करते हैं बी से स्टार्ट होने वाले। देखिए नेक्स्ट बी से शुरू होने वाले फ्रेजल वर्ब करते हैं हम। सबसे फर्स्ट है बैक आउट। बैक आउट का मतलब होता है पीछे हटना, अपने वादे से पीछे हट जाना, मुकरना, कोई सौदा किया उससे मुकर जाना। सैम बैक आउट एट द लास्ट सेकेंड, अंतिम पल पर सैम जो है पीछे हट गया। तो बैक आउट का मतलब पीछे हटना। बियर विद, कोऑपरेट करना, बियर विद, हम आपके साथ हैं, हम आपके ऊपर जो संकट आया है हम आपके साथ उस संकट को सहन करने के लिए तैयार हैं। तो कोऑपरेट करना हो गया ना, बियर विद, किसी के साथ मिलकर सहन करना। तो किसी एक पर जब संकट आता है बाकी सब कोऑपरेट करते हैं तब कह देते हैं बियर विद। ठीक है, वी आर एग्री टू बियर विद द कंपनी ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल क्राइसिस। कंपनी आर्थिक घाटे में, आर्थिक संकट में पड़ी हुई है,
तो हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। ओके, तो बियर विद किसी के साथ मिलकर सहन करना, तो इससे सेंस बनता है कोऑपरेट करना। बैक आउट, बैक का मतलब भी पीछे हटना होता है और किसी चीज़ से पीछे हटना मतलब वादे से मुकरना। बियर आउट किसी स्टेटमेंट को, किसी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करना, किसी का साथ देना, किसी की बात में साथ देना। आई एम श्योर माई फ्रेंड्स विल बियर आउट माई स्टेटमेंट, और कोई मेरा साथ दे ना दे, मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन मेरा दोस्त या जितने भी मेरे दोस्त हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे, वो इस आर्ग्यूमेंट को, मेरे स्टेटमेंट को सपोर्ट करेंगे। तो बियर आउट का मतलब है सपोर्ट द स्टेटमेंट। नेक्स्ट है बियर अवे। बियर अवे होता है जब कोई प्राइज वगैरह जीतते हैं, विन, टू विन, उसको कह देते हैं बियर अवे। शी बोर अवे द फर्स्ट प्राइज, जिसको तो याद कर लेना, बियर अवे मतलब विन, शी बोर अवे द फर्स्ट प्राइज। ओके, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का मतलब है जैसे हवा का झोंका आता है ना, उसको ब्लो कह देते हैं, और ओवर ऊपर से गुजर जाना। हवा का झोंका आया, ऊपर से गुजर गया, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, ब्लो ओवर, ऊपर से चला गया। ओके, तो पास विदाउट हार्म। ब्लो का मतलब हवा का झोंका कह सकते हैं, वो ऊपर से चला गया तो कोई नुकसान नहीं होगा, तो पास विदाउट हार्म, इससे याद हो जाएगा आपको ब्लो ओवर का मतलब। डोंट वरी द क्रिसेस विल ब्लो ओवर, टेंशन मत लो, ये जो संकट आया है चला जाएगा, कोई नुकसान नहीं, फिर वापस वैसे के वैसे हो जाएंगे, कुछ समय का संकट है, ये टल जाएगा। ओके, डोंट वरी द क्रिसेस विल ब्लो ओवर, चिंता मत करो, ये बिना नुकसान पहुंचाए ये संकट चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ब्लो अप। एकदम से झोंका ऊपर उठना, ब्लो अप कहते हैं ना, अप का मतलब ऊपर, हवा का झोंका ऊपर उठना मतलब अचानक ही आ जाना, सडनली स्टार्ट होना, या एक्सप्लोड, विस्फोट होना, कि आप कहीं खड़े हो, एकदम से कोई झोंका आपके ऊपर आके लगे तो आपको लगे ना कि अचानक ही कुछ एक्सप्लोड हो गया है, तो एकदम से विस्फोट होना या एकदम से स्टार्ट हो जाना, उसको कह देते हैं ब्लो अप। ब्लो ओवर बिना नुकसान किए ऊपर से गुजर गया, लेकिन ब्लो अप यहाँ क्या है, झटका लगेगा, यहाँ पे क्या है, अचानक स्टार्ट हो जाना, एक्सप्लोड हो जाना। जैसे द एनिमी ब्लू अप द फायरिंग, अचानक ही गोलियां चलानी शुरू कर दे, तो एकदम से स्टार्ट हो जाना, स्टार्ट सडनली है ब्लो अप। ओके, हवा का झोंका ऊपर लगना। ओके, ब्लो आउट, हवा के झोंके को बाहर आउट कर देना। ठीक है, तो जब मोमबत्ती जल रही है, कोई चीज़ जल रही है, हवा का झोंका आएगा, उसको ब्लो आउट कर देगा, उसको बुझा देगा। ब्लो आउट करना मतलब ख़त्म कर देना, बुझा देना। एक्सटिंग्विश, ब्लो आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश, बुझा देना। ओके, द कैंडल ब्लो आउट विद द गस्ट ऑफ विंड, हवा का झोंका आया और हवा के झोंके ने मोमबत्ती को बुझा दिया, तो ये था ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब बुझा देना। ये इंपॉर्टेंट हैं सारे जो लिखवाए हुए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसमें हम बी से स्टार्ट होने वाले और करेंगे, बी से ब्रेक से बहुत सारे बनते हैं। ओके, तो उम्मीद है आज वाले आपको समझ आए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।